ये इसका पार्ट 2 होगा, क्योंकि बीच में ही वीडियो क्या होगी, टर्मिनेट हो गई थी। तो हम पार्ट 2 71 से हमारी वीडियो टर्मिनेट हुई थी, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों को की एक प्रति कहाँ से मिली थी? तो ये मिली थी आपकी कालसी से। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो किया गया अशोक ने, वो अपने 13वें शिलालेख में किया है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व से घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध की में हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेख से हमें ज्ञात होता है। अशोक ने अपने अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये अभिलेख है आपका शिलालेख कौन सा? 12वां। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है, अर्थात तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है? ये कहा था किसने? अशोक ने। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। देखो, संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है हमें शिलालेख 1 और 2 से, और शिलालेख आपका 13 से। तो आंसर बनेगा आपका सी। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतयुक्त, केरलयुक्त, सही ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका की सूचना मिलती है। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं हुआ? तो किसका अभिलेखों का नहीं मिला आपको? तो सातवाहन, क्योंकि सातवाहन वंश जो आएगा ये बाद में आएगा। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो टालमी जो शासक था वो मिस्र का शासक था। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनके एंटियोकस सेकंड सीरिया का शासक था। तुर्मे या तुरामे टालमी सेकंड फिलाडेल्फ अर्थात मिस्र का राजा था। अंतकनी एंटीगोनस गोनाताउस में सीडोनिया या मकदूनिया का राजा था। मग साइरिन का शासक था तथा अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा प्रमुख हैं। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन, अभी हम पीछे देखा कि वो कहाँ का राजा था, मिस्र का राजा था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों के जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो ये थे मौर्य वंश के राजाओं के। मौर्य वंश में भी कौन? अशोक। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के संदेश का जो है मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी नहीं, शांति व अहिंसा नहीं, बड़ों का सम्मान, कह सकते हैं हाँ शांति व अहिंसा है इसमें, बड़ों का सम्मान भी है इसमें, धार्मिक सहनशीलता भी है, यस। तो इसमें क्या है, एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं आपके। आंसर क्या बनेगा? ई। नेक्स्ट, अशोक के धर्म एवं नैतिक संहिता सहित अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिने में भूकायाने दया दाने सचे सोचे मादे साधवे च अर्थात काम कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता में से रहना, स्वभाव में मधुरता, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेशों में शांति और अहिंसा को बड़े सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता से निहित है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये था आपका अभिलेख नंबर 5। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहाँ कोई जीव मारकर बलि नहीं दिया जाएगा और नहीं कोई उत्सव किया जाएगा। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मिरग। इसमें भी मिरग हमेशा नहीं मारा जाता, ये 3 भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया: तोते, मैना, अरुण, जंगली बतख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियां, मछली, कछुआ, शाही गिलहरी, हिरण, बेल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाई जो खाए न जाते हों, और
अन्य किसी काम में न आते हों। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन इससे पुनर्वस के दिन 3 ऋतुओं की पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सूअरों तथा अन्य जानवरों को बधिया न किया जाए। विषुव पूर्वज और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को न दागा जाए। अतः स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु संरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो यह है आपका शाहगोरा ताम्रपत्र। ऐसा आदेश शाहगोरा ताम्रपत्र में मिलता है। गोरखपुर जिले के से प्राप्त सौगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले के बोगरा वर्तमान बांग्लादेश में प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। नेक्स्ट कथन दिया है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। ठीक है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। देखो दोनों ही ठीक है, और जो कारण दिया है वो क्या है? जो आर जो है वो एक की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया तथा दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ऐसा है? बिल्कुल। भाई जो धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया, ये सही है आपका। भू अनुदान के विरुद्ध विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, क्या ये भी ठीक है? हाँ, नहीं, ये आपका ठीक नहीं है। कृषकों ने कोई विद्रोह नहीं किया, इसलिए क्या बनेगा आपका? ए सही और आपका आर गलत होगा। धार्मिक आधार पर भू अनुदान का भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय में के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कारण कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो आया था वो किसके दरबार का था? वो चंद्रगुप्त के दरबार का था। और क्या था? वो सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अर्कोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। मेगास्थनीज दूत था, तो मेगास्थनीज कहाँ का दूत था? तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था भारत पर। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो ऐसा उल्लेख किया है, देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, हाँ। अशोक के शिलालेखों में मिलता है, देखो मेगास्थनीज की इंडिका में तो नहीं मिलता, हाँ ये कह सकते हैं कि पुराणों में जरूर मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ई। एक से अधिक इसके उत्तर निकाले जा सकते हैं। जैसे मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाजों को 7 श्रेणियों में दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, सभासद में मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा की प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर का विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने किया था 7 श्रेणी में। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो प्राचीन भारत में दास्ता कहाँ नहीं थी? ये आपका आंसर बनेगा सी। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार ये माना जाता है कि भारत में दास नहीं थे, और जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौटिल्य ने सीधा सीधा लिखा है कि भारत में 9 प्रकार के दास थे। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित था, तो किसने किया था? तो ये कह रहा था मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड का प्रावधान था टैक्स छुपाने वाले को। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसमें कुल 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उल्लेख मिलता है, तो वह है आपका इंडिका।
निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर के प्रशासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हैं? तो नगर वर्णन का विस्तृत वर्णन क्या है मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए, तो इसका पुस्तक का नाम होगा इंडिका। इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज ने लिखी है। इंडिका का लेखक कौन है? तो फिर से वही सवाल रिपीट हो रहे हैं, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन है? तो फिर से वही मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो मौर्य काल जारी है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, आज वर्तमान में भी है। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक तथा पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पांच पांच सदस्यों वाली 6 समिति का उल्लेख किया गया है। इनमें से किसी इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया। किसका विकास किया? देखो, सॉरी, उन्होंने विकास किया था संस्कृति और कला व साहित्य के क्षेत्र में। हाँ जी। फिर उन्होंने क्या सोने के सिक्के का? नहीं, इन्होंने सोने के सिक्के का नहीं किया था। अब देखो, यदि बी आपका कट गया तो आप इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। अब आप चेक कर लो इसमें अगला प्रांतीय विभाजन किया था। हाँ जी, तो ए सी। और आपका क्या बनेगा? हिंदू कुश तक साम्राज्य था। हाँ, तो आंसर बनेगा आपका डी। मौर्य सम्राट ने संस्कृति कला साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सौपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारतीय वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं, जैसे उत्तरापथ, अवंतीपृष्ठ, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? हिंद यवन या इंडो ग्रीकों को जाता है। नेक्स्ट, भाग एवं बलि थे। तो भाग एवं बलि क्या थे? वो राजस्व के स्रोत थे, एक तरीके से कर दिया जाता था भाग और बलि के रूप में। भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे, अर्थात अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी एक राजस्व का स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये एकत्रित किया जाता था अधिकारी था सीता अध्यक्ष। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वह वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि एग्रोनोमी या एग्रोनोमी जिले के अधिकारी को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार वसूलता था तथा अक्राध्यक्ष का खानों का नियंत्रित करता था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो सीता से राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता अध्यक्ष सीता कहा जाता था। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित थे? तो ये थे आपके समाहर्ता। जो राजस्व इकट्ठा करते थे उसको समाहर्ता कहते थे, जैसे आज क्या कहते हैं? रेवेन्यू इंस्पेक्टर। मौर्य मंत्री परिषद में राज्य राजस्व एकत्रित करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरों का प्रशासक था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? तो तोल माप का प्रभारी था पोतवा अध्यक्ष। मौर्य युगीन अधिकारी पोतवा अध्यक्ष तोल माप का प्रभारी था। गणाध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रभारी था। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये हम पीछे भी देख चुके हैं इसको, मार्ग निर्माण से। एग्रोनोमी। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों पर रख रखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना। अंको तक सन्निरिधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना है, कौन सा था? यह था सड़क पर कीचड़ फेंकने वाला। यदि कोई सड़क पर कीचड़ फेंक देता था, उससे ये जुर्माना लिया जाता था। नेक्स्ट, पंकोज समृद्ध मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल या कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिला।
वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा था। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। नालंदा की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर के लोग पढ़ने के लिए आते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन कौन से थे? देखो, इसमें थे आपका धर्म महामात्र, ये नहीं था। धर्म स्थायी था, इसका मतलब दो होगा। और एक रज्जुक था, दो रज्जुक नहीं था, सॉरी। ये था आपका कंटक शोधन। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? 2 और 4, डी आपका आंसर बनेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, धर्मस्थायी और कंटक शोधन। धर्मस्थायी दीवानी, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था तथा व्यापारी दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित है कि जो अमात्य धर्मों शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते हैं थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशियों, इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये व्यवसाय था मगध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों के वीर गाथाओं के कंठस्थ करने का व्यवसाय मगध एवं सूत वर्गों का था। गांव के शासन को स्वशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये सूत्रपात किया था द्रविड़ों ने। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ अर्थात चोलों के समय में हुआ था। यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये दी गई है अर्थशास्त्र में। मतलब यदि किसी पत्नी का पति मर जाता है तो उसको दोबारा विवाह करने की अनुमति थी। धर्मशास्त्र में पति द्वारा प्रत्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने का, बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह वर्जित था मनुस्मृति में। मतलब उल्टा था इसमें, बिल्कुल मनुस्मृति में। कैसे? को यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है, यदि पति मर जाता था तो क्या होता था? पत्नी कभी भी दूसरा विवाह नहीं करती थी। और यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाती थी तो वो व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता था। ऐसी अवधारणा क्या थी? मनुस्मृति। नेक्स्ट, मनुस्मृति के 38वें मंडल में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसे विदुर कहा जाता है, पुनर्विवाह कर सकता था। लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात वह पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। मतलब कुल मिलाकर वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो मनु द्वारा दिया गया सामाजिक व्रात्य क्षत्रियों का था। व्रात्य क्षत्रिय विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा भारतीय क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। अब निम्नलिखित में से भारत में किसी न किसी समय आए, इनका क्रम बताना है आपको कि सही कालानुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले कौन आया था इनमें? तो मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। उसके बाद आया था फाइयान, ये विक्रमादित्य के दरबार में। और फिर उसके बाद आया था आपका ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के काल में। और फिर आया था इतिसांग। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? 3, 1, 4, 2। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत में पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फाइयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री हैंजोंग हर्षवर्धन के समय भारत आया। इतिसंग 7वीं सदी में आया भारत आया चीनी यात्री था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो, ये कह रहा है कि इधर है आपके अन्य नाम दिए हुए हैं। जैसे चंद्रगुप्त को क्या नाम दिया गया था? तो चंद्रगुप्त को नाम दिया गया था सेंटोक्लस। बिंदुसार को क्या नाम दिया गया था? अमित्रघात। तो ए का 2 और बी का 3। ए का 2 बी का 3 कहाँ है? देखो, ए में भी आपका और सी में भी है। और आगे बढ़ो तो अशोक, अशोक को क्या नाम दिया गया था? पियदर्शी। तो सी का 1 हो जाएगा आपका। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? सी। नेक्स्ट,
चंद्रगुप्त सेंट्रोकोटस था, बिंदुसार अमित्रघात था, अशोक प्रियदर्शी था, चाणक्य विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। कब? 184 ईसा पूर्व में। जरा कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। यस, ये सवाल, ये जो कथन है बिल्कुल ठीक है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मणी मंत्री वासुदेव कर्णव ने, और उसने राज सिंहासन हत्या लिया, ये भी ठीक है। आंध्र कर्ण, देखो ये जो है मौर्योत्तर वंश का है, ये इसे हम आगे देखेंगे मौर्योत्तर काल में कि कौन कौन से राजा कैसे आए। आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासकों को पद वंचित किया गया था। हाँ जी, इसलिए आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तीनों ही कथन सही है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात हुआ। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सुमुख द्वारा मार डाला गया। नेक्स्ट, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो इससे देखो कौन कौन संबंधित थे। तो इससे एक तो चंद्रगुप्त संबंधित था, इससे अशोक भी संबंधित था। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 2 और 3। ईसवी सन की पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील की खुदाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इसे नहरें निकाली। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील का की मरम्मत कराई। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य दूसरी शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं और अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इस समय की ईस्वी सन के बाद है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय भी इसका झील का पुनरुद्धार किया गया था। नेक्स्ट, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये क्या गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोकों का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ के शक संवत 72 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे इसकी विजयों के व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हैं। सर्वप्रथम 1822 में कर्नल टांड ने इस लेख को पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीन लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांधों के पुनर्निर्माण की विवरण को सुरक्षित रखना है। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखो कौन सा सही नहीं है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का है, ये सही नहीं है। बाकी आपका ये भी सही है, ये भी सही है, और आपका ये भी सही है। नेक्स्ट, दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नागार्जुनी पहाड़ियों में नागार्जुन में 3 गुफाएं हैं। बराबर पहाड़ी नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं। इनमें से 3 गुफाएं दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा में मोखरी शासक अवंती वर्मन का लेख है। इससे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख तीसरी सदी के से संबंधित हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों को मणिभद्र से नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है परम खम से। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला के संबंधित से ये मूर्तियां यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति, जिसका संबंध मौर्य काल से है, मथुरा से प्राप्त है। यह यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुई है। नेक्स्ट, अब देखो इनको मैच करा लेते हैं। तो मैच कराएंगे तो जो कौन कौन वो कराएंगे, निम्न में से कौन कौन सही है? तो देखो कौन कौन सही है। लोथल एक एंशियंट डॉकयार्ड था, हाँ बिल्कुल डॉकयार्ड था। सारनाथ फर्स्ट सोमैन ऑफ बुद्ध था, यस। राजगीर नहीं, ये जो कैपिटल ऑफ अशोक नहीं थी। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यस। इसलिए आंसर क्या बनेगा? 1, 2 और 4। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन बुद्ध और बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट
ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ये सभी सही है, परंतु राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका युगम गलत है। देखो ये आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का भी, तो दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। और यदि आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में मेल का लिंक है तो आप वहाँ पर मेल करके भी बता सकते हैं, तो उसका समाधान भी आपको कर दिया जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।